हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आर यूनिवर्स के बारे में। तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। वेल, सेलेस्टियल बॉडीज को हम अक्सर बोलते हैं हेवनली बॉडीज, जैसे सन, अर्थ, मून और इनके जैसी कितनी हेवनली बॉडीज हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में पाए जाते हैं, उनको हम सिलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। इनफैक्ट ये पार्ट है हमारे यूनिवर्स का जिसमें हम रहते हैं और जनरली हम लोगों से काफी दूर होती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, मैंने वर्ड यूज किया यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? ऐसी हजारों सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं, हजारों भी नहीं, मैं बोलूंगी बिलियंस ऑफ सच बॉडीज जो है वो हमारे कॉस्मिक वर्ल्ड में, जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, उसमें एग्जिस्ट करती हैं। अब यूनिवर्स को लेकर बिग बैंग थ्योरी आई थी। उस थ्योरी के हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है वो 15 मिलियन ईयर्स एगो बना था। कैसे बना था? एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें एक्सट्रीमली डेंस कॉस्मिक मैटर था, ऐसा सामान था, बहुत डेंस सामान था और बहुत जोर के एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी अलग अलग गैलेक्सीज बन गई। जब ये एक्सप्लोजन हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज बन गई और ये जो गैलेक्सीज बनी है, ये जी ये बनी हमारे यूनिवर्स के अंदर है। तो समझ में आ गया। और गैलेक्सीज के अंदर फर्दर अगर आप जाओगे तो अलग अलग तरीके के स्टार्स बने थे, स्टार्स से प्लैनेट्स आए, प्लैनेट से सैटेलाइट्स बनी। तो अगर हम सर्कल पढ़ने की कोशिश करें कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी होती है, उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम होता है। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल और उसके अंदर ये। अब इसको कैसे याद करना है ऑर्डर को? जनरली यूजीसी का पेपर देते हैं ना, हम यूजीसी नहीं, हम यूजीएस का पेपर देते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स आता है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से जो मैटर है वो अलग अलग गैलेक्सीज की फॉर्म ले लेता है और गैलेक्सीज के अंदर हमारे सोलर सिस्टम, स्टार्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। अब हम यूनिवर्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं, जो सबसे बड़ा कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर जो मैटर है, जितना सब कुछ है वो यूनिवर्स के अंदर है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि भाई ये गैलेक्सी क्या है। देखिए, एक ऐसा बड़ा सा सिस्टम ये यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। एक ऐसा बड़ा, इसको बड़ा करके देखते हैं, बड़ा सा सिस्टम जिसमें स्टार्स जो हैं वो एक दूसरे को इकट्ठे पकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके आपस में म्यूचुअल ग्रेविटेशन है। और आपस में ये जो गैलेक्सीज हैं ये आइसोलेटेड है, मतलब अलग हुई हुई है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। क्लियर? समझ आया? अंदर जो गैलेक्सीज के हैं वो स्टार्स हैं जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशन, लेकिन ये आइसोलेटेड है अपने जैसे और गैलेक्सीज से बाय द स्पेस जो इनके बीच में है। हमारी जो गैलेक्सी है, आर गैलेक्सी, उसका नाम है मिल्की वे, या उसको बोला जाता है आकाश गंगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस मिल्की वे गैलेक्सी की जो मेजरमेंट है वो कितनी है। देखिए, इसकी मेजरमेंट है 1 लाख लाइट ईयर्स, इतनी बड़ी है ये गैलेक्सी। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स है। ये तो सिंपल है कि बहुत बढ़िया। अब ये लाइट ईयर्स क्या है हम पढ़ेंगे आगे जाके। दूसरी चीज जो पूछी जाती है, गैलेक्सी की ना अलग अलग टाइप्स होती हैं। जैसे कुछ गैलेक्सीज होती हैं एलिप्टिकल, कुछ होती है स्पाइरल और कुछ होती है इररेगुलर। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की जो शेप है वो है स्पाइरल। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि गैलेक्सीज को क्या किसी और नाम से जाना जा सकता है? जी हाँ, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, इनका जो दूसरा नाम है इनको बोला जाता है आइलैंड्स ऑफ यूनिवर्स। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट, अगला टर्म जो पूछा जाता है वो है
एंड्रोमेडा क्या है? जो हमारे पास जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, हमारे को जो मतलब सबसे आप कह सकते हैं पास की जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। लेकिन अब रिसेंटली करंट में थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। 2020 में उन्होंने बोला है कि कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी, ये करंट के हिसाब से स्टैंडर्ड ये चल रहा है। अगला टर्म जो पूछा जाता है वो है आरसी क्या है। देखिए, गैलेक्सी के बीच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जनरली ये स्टार्स जैसे दिखाई देते हैं, जिनके अंदर ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी होती है सन से। तो ये एक्सट्रीमली जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं गैलेक्सी के बीच में, बहुत ज्यादा इनके अंदर एनर्जी होती है, सन से भी ज्यादा एनर्जी, उसे हम क्यूसार्स बोलते हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में भी आता है कि भाई ब्लैक होल क्या है। देखिए, ब्लैक होल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट ब्लैक होल एक स्पेस है, स्पेस के अंदर ही, जहां पर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है कि लाइट भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। जो मैटर है वो एक छोटे से एरिया में स्क्वीज हुआ है, बड़े जबरदस्त टाइट तरीके से स्क्वीज हुआ है। ये जनरली तब होता है जब एक स्टार जो है वो डाई होने वाला होता है, मरने वाला होता है। अब क्योंकि यहाँ से लाइट जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, सब कुछ एक कंडेंस एरिया में, मतलब छोटे से जार में आप दबा दबा के सब कुछ फंसा दो, कुछ भी नहीं बाहर निकल सकता। तो क्योंकि ये ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती, लोग इसको देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है। तो टेलीस्कोप के अंदर भी कुछ स्पेशल टूल्स यूज करके ब्लैक होल को ढूंढा जाता है। तो ब्लैक होल हम ये कह सकते हैं एक स्पेस के अंदर ऐसा एरिया जहां पर ग्रेविटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ये जनरली तब बनता है जब स्टार मरने वाला होता है, और इसको हम देख भी नहीं पाते, क्यों? क्योंकि लाइट भी नहीं बाहर निकल सकती। करेक्ट। और सारा मैटर जो है वो मतलब इकट्ठा हुआ होता है एक छोटे से एरिया के अंदर। करेक्ट। अब हम चलते हैं जी अगला टर्म, नेब्यूले। ई आ गया, या नेब्यूला क्या होता है? बड़े बड़े मैसिव क्लाउड्स होते हैं जिसके अंदर डस्ट होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम गैस होता है, ये पूछा जाता है, उसके अलावा प्लाज्मा होता है। जब ये मल्टीपल होते हैं तो पीछे ई लग जाता है, अदरवाइज नेब्यूला आता है। इनका जो डायामीटर है, मतलब आपस में जिस जो डायामीटर है वो हमारा लाइट ईयर्स के अंदर आता है, हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स के अंदर डायामीटर हो जाता है। अब ये क्या है? ये लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस होता है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये लाइट ईयर्स के अंदर इसका जो है डिस्टेंस होता है। अब ये क्लाउड जो है नेबुला का, ये क्यों बनता है, इसकी दो थ्योरीज दी जाती है। कुछ नेबुले इसलिए बनते हैं कि वहां पर जो न्यू स्टार्स हैं वो बनने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इतना धुआं धुआं हो रहा है, दे आर बिगनिंग टू फॉर्म। दूसरी थ्योरी ये बोली जाती है कि एक बहुत ज्यादा जोरदार एक्सप्लोजन हुआ एक डाइंग स्टार की वजह से, जिसे हम सुपरनोवा भी बोलते हैं, जिसकी वजह से, इस एक्सप्लोजन की वजह से एक क्लाउड बन गया जिसके अंदर डस्ट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, प्लाज्मा है। तो दो थ्योरी दी जाती है। पहली थ्योरी ये कि कुछ नेबुला तब एग्जिस्टेंस में आए जब कुछ गैस और डस्ट जो था वो बाहर निकला, जब एक एक्सप्लोजन हुआ डाइंग स्टार का। और दूसरी थ्योरी ये दी जाती है कि जो नेबुला है वो तब बनता है, उसी रीजन में बनता है जहां पर न्यू स्टार्स जो है वो बनने जा रहे होते हैं। अब हम चलते हैं जी अगली टर्म की तरफ, लाइट ईयर्स क्या है? देखो, लाइट ईयर्स भी पढ़ेंगे, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता है। लाइट ईयर्स होता है जो डिस्टेंस कवर किया जाता है लाइट के द्वारा इन वन अर्थ ईयर। लिखना जरूरी है, एक अर्थ ईयर में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम लाइट ईयर्स बोलते हैं। तो ये किसका यूनिट है ये पूछा जाता है, ये यूनिट है जी डिस्टेंस का। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 मिलियन किलोमीटर्स पर सेकेंड। और ये लाइट ईयर अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस होता है?
आप या तो कह सकते हैं 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स, या इसको हम लिख सकते हैं 9.461 10⁻12 किलोमीटर्स। लास्ट चीज, इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, जो सन से हम लोगों तक, जो अर्थ तक लाइट आती है वो कितनी देर में आती है, उसको लगता है टाइम अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स। अगर डिटेल में जाएंगे तो वो एग्जैक्ट टाइम है 8 मिनट 20 सेकेंड्स टाइम लगता है। तो दोबारा बता रही हूँ, लाइट ईयर्स का जो डिस्टेंस है वो है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। और लाइट ईयर्स की टर्म्स में अगर हम देखें, सन से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दूर है, इट्स 8 मिनट्स, क्योंकि 8 मिनट लगते हैं लाइट को सन से अर्थ तक आने के लिए। एग्जैक्ट टाइम होता है 8 मिनट 20 सेकेंड्स, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो सन है वो अर्थ से जो डिस्टेंस है वो 8 मिनट्स दूर है। क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही स्पेस में जो डिस्टेंस किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में किया जाता है, जिसे हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म AU। इसका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ये है कि हम सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो लेते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। और अगर लाइट ईयर में बात की जाए तो 1 light year is approximately 63241 astronomical units। बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में अर्थ और सन का कितना डिस्टेंस है, दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। करेक्ट? अगली चीज, स्टार्स क्या होते हैं? ये वो वाली बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी हीट होती है, अपनी ही लाइट होती है और हमारे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। आप ये कह सकते हैं सेवरल लाइट ईयर्स दूर होते हैं। कई बार ये रात को हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। और हमारी अर्थ के पास जो क्लोजेस्ट स्टार है वो है हमारा सन। तो ये आ गया सन, जो अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार्स में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है टू अर्थ आफ्टर सन। अच्छा, रात को या अदरवाइज भी अगर हम बात करें, जो सोलर सिस्टम के बाहर हमारे सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हमारी गैलेक्सी में तो है, लेकिन आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम है, उसे हम बोलते हैं सीरस, या उसका नाम है एल्फा कैनिस मेजर, या उसको बोला जाता है डॉग स्टार। इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, लेकिन ये सोलर सिस्टम में नहीं है, सोलर सिस्टम से बाहर है। अगला टर्म जो पूछा जाता है वो है न्यूट्रॉन स्टार। क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है बट एक्सट्रीमली डेंस स्टार होता है। मतलब वो ये मार्क कर रहा होता है एक्सट्रीमली डेंस, हमने अभी पढ़ा है कि वो मरने वाला है। डाइंग स्टार, एक्सट्रीमली डेंस, छोटा सा होता है, सारा मतलब मटेरियल इकट्ठा हुआ होता है। और जब ये खत्म हो जाता है अपना, मतलब बर्निंग इसकी खत्म हो जाती है, इनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, तब आफ्टर बर्निंग दे अंडरगो अ सुपर नोवा एक्सप्लोजन। अपना सारा फ्यूल खत्म करने के बाद, जैसे लोहड़ी पे हम लोग आग जलाते हैं तो चिंगारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है तो कई बार ऐसे फट फट करके हुए कुछ आता है ना, तो वैसे ही जब ये ऑलमोस्ट अपनी जो जितना न्यूक्लियर फ्यूल है ये खत्म कर देता है, उसके बाद इसके अंदर सुपरनोवा, एक मतलब अंतिम सांसें लेते हुए एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं, जिसमें ये इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी तो सन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं रिलीज की होगी। तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। छोटा सा, एक्सट्रीमली डेंस, मार्किंग द एंड ऑफ अ स्टार। और आफ्टर ये स्टार्स जो हैं अपनी बर्निंग खत्म कर देते हैं, दे अंडरगो सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिसमें इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं जितनी तो सन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं की होगी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है पल्सर क्या होता है? पल्सर वो बाइक नहीं होता, पल्सर भी एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, लेकिन क्योंकि ये पल्स से वर्ड रिलेटेड है,
ये भी अपनी मौत के पास ही होता है, लेकिन ये इतनी तेज 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 रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो ये ब्राइट पल्सेस जो हैं, पल्सेटिंग फ्लैशेस जो हैं, वो रिलीज करता है। इसीलिए ऐसे स्टार्स को हम बोलते हैं पल्सर्स। याद रहेगा, पल्सेस या पल्सेटिंग फ्लैशेस रिलीज करता है, इसीलिए हम इसको पल्सर बोलते हैं। होता ये न्यूट्रॉन स्टार ही। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो आपने बहुत बार सुनी होगी, दैट्स कॉन्स्टिलेशन। ये हमारी अर्थ है। जैसे जैसे ये घूमती है वैसे वैसे यहाँ पर स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स एक अलग अलग शेप बनाते हैं। कोई ऐसी शेप, कोई ऐसी शेप, यहाँ से देखेंगे ऐसी, यहाँ देखेंगे ऐसी ऐसी। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है, जो एक पैटर्न बनाते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्काई के अंदर, उसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को। अभी तक हमने अप्रोक्सीमेटली 88 ऐसे जो पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई किया है, जिसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। इनफैक्ट हम लोगों के जो वेरियस ज़ोडिएक साइंस है, जिसके ऊपर हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा तुम्हारा क्या, मेरा एक्वेरियस है, तो आप लोग भी अपना ज़ोडिएक साइन जरूर मुझे बताना। तो ये जो ज़ोडिएक साइन होता है ये भी एक कॉन्स्टलेशन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टार्स से बनता है। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्सा मेजर जो बड़ी कॉन्स्टलेशन है उसको और क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं ग्रेट बियर, और जो छोटी कॉन्स्टलेशन है वो है उर्सा माइनर, जिसे हम बोलते हैं स्मॉलर बियर। अक्सर एक दूसरे के बहुत पास दिखाई देती हैं ये नाइट स्काई के अंदर। चलिए अगला टर्म पढ़ते हैं, प्लैनेट्स। वैसे ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये हेवनली बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जिनकी अपनी हीट भी नहीं होती, अपनी लाइट भी नहीं होती, लेकिन ये एक स्टार के आसपास अपना एक ऑर्बिट बना लेती है। एक डिफाइंड शेप के अंदर एक स्टार के आसपास घूमती हैं, उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। आज की डेट में 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी से हट गया था, उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। अगली चीज, एस्टीरियॉइड्स के बारे में पूछा जाता है, क्या है। देखिए एस्टीरियॉइड्स जो हैं, अगर मैं प्लैनेट्स का नाम लूं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इसके बीच में एक बेल्ट होती है जिसे हम एस्टीरियॉइड बेल्ट बोलते हैं। बिल्कुल मार्स और जुपिटर के बीच में ये पूछा जाता है किसके बीच में ये बेल्ट होती है। दोनों के बीच में बेल्ट होती है, एस्टीरियॉइड बेल्ट्स बोला जाता है। एस्टीरियॉइड्स जो है कई बार उनको बोलते हैं भाई ये माइनर प्लैनेट्स हैं, कई बार बोला जाता है ये फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स है। कहने का मतलब ये कि भाई यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स एग्जिस्टेंस में आने थे जो नहीं आए, उसके बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो रह गए, रॉकी सब्सटेंसेस जो हैं वो यहाँ पर रह गए। और कुछ ये बोलते हैं कि एक प्लैनेट था जो एग्जिस्टेंस में था, उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए। तो या तो माइनर प्लैनेट्स बोल लो इन लोगों को, या आप बोल लो फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। अगला, मीटियोरॉइड। अब ये क्या है? ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस के अंदर, लेकिन मीटियोरॉइड जो है वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू एस्टीरॉइड्स, और ये भी सन के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। मीटियोरॉइड्स भी आ रहे होते हैं सन के आसपास, चक्कर लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारा अर्थ है, ध्यान से सुनना, अलग अलग नाम क्या है। अब ये मीटियोरॉइड मैंने आपको बताया जो चक्कर लगा रहा है आमतौर पे सन के आसपास। अब मीटियोर्स, या उसको हम चमकता तारा, टूटता तारा, शूटिंग स्टार्स किसको बोलते हैं, ये जो मीटियोरॉइड था जो स्पेस में था, वो ऐसे करता करता अर्थ के पास आ रहा है, और अर्थ के यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेयर है, सबको पता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर करता है, फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न आउट होना शुरू हो जाता है, मतलब उस फ्रिक्शन पैदा होता है और बर्निंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि अरे अरे टूटता तारा, तुम विश मांग लो पूरी हो जाएगी। मतलब वो धरती तक नहीं पहुंच पाता, वो ऊपर ही जल जाता है, उसको हम मीटियोर्स बोलते हैं, या उसको बोला जाता है शूटिंग स्टार। लेकिन अगर ये गलती से अर्थ के अंदर एंटर हो जाता है और एक बड़ा सा क्रेटर क्रिएट कर देता है, क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर लैंड के ऊपर जाकर ये स्ट्राइक करता है,
तो ये ध्यान रखना कि पैर मारना जोर के धरती पे और आप बोलना राइट यहाँ पर ये आकर बजा था, उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट। क्योंकि पैर मार के बोलो राइट यहाँ पर गिरा था, क्रेटर पैदा हो गया, और इसको हम बोल देते हैं मीटियोराइट। डिफरेंस क्लियर हो गया? मीटियोरॉइड ऊपर स्पेस में, मीटियोर्स या शूटिंग स्टार जब एटमॉस्फेयर में बर्न होता है, राइट जब अर्थ के ऊपर आकर गिरता है। अगली चीज कॉमेट्स। ये ना छोटे छोटे आइसी बॉडीज होती हैं जो सन के आसपास चक्कर लगा रही होती है, नॉर्मली इनविजिबल होती हैं, लेकिन जब ये अर्थ और सन के बीच में आती हैं तो ये विजिबल हो जाती हैं। अब कॉमेट्स जो हैं उनके कुछ जरूरी चीजें मैंने आपको बतानी है। ये एक बॉल होती है ऐसी छोटी सी, और आइस और डस्ट की बनी होती है। ये इसका हेड होता है, ये इसकी टेल होती है। अब ये टेल क्यों होती है? क्योंकि इसके पीछे जो है वो सारी आइस जो है वो मेल्ट हो रही होती है, इसीलिए फ्रोजन गैसेस सारी जो मेल्ट हो रही होती है जब ये ऑर्बिट कर रहा होता है, इसीलिए इसकी टेल बन जाती है। तो कॉमेट्स जो है वो टेल वाले होते हैं अक्सर। अब ये जो कॉमेट्स हैं ये कुछ कुछ साल बाद हमें दिखाई देते हैं, जैसे कुछ जो है शॉर्ट पीरियड होता है, कुछ का बड़ा पीरियड होता है जिसके बाद ये दिखाई देते हैं। बने किसके होते हैं? रॉक्स, आइस, डस्ट, गैसेस के बने होते हैं। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो एक कॉमेट जो अक्सर हम लोग देखते हैं आफ्टर स्पैन ऑफ 75 या 79 ईयर्स के बाद जो हमें दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं हैलीज कॉमेट, या इसको नाम दिया गया है 1P/हैले। ये याद रखना, ये शॉर्ट पीरियड कॉमेट है जो विजिबल होता है अर्थ में आफ्टर एवरी 75 to 79 ईयर्स। अब ये जब लास्ट आया था वो आया था हैलीज कॉमेट 1986 में हमें दिखाई दिया था, और नेक्स्ट जब अपीयर होगा अप्रोक्सीमेटली मिड 2061 के आसपास बोल रहे हैं ये, तब हम लोगों को दिखाई देगा। अच्छा, लास्ट चीज सैटेलाइट्स के बारे में बात। जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो दिमाग में हमारे मून तो आ ही जाता है, जो हमारी सैटेलाइट है। ये भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो रिवॉल्व करती हैं, एक प्लैनेट के आसपास चक्कर लगा रही होती हैं। जैसे अर्थ के लिए हमारे पास मून है, वैसे ही बाकी सारे प्लैनेट्स के आसपास भी सैटेलाइट्स घूमती है। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 67 है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट सैटेलाइट की, या लार्जेस्ट जो मून है वो किसके पास है। देखिए इसमें सबसे पहला नंबर आ जाता है गैनीमीड, ये मून है जुपिटर का। दूसरे नंबर पे आ जाता है टाइटन, ये सैटर्न का मून है। फिर कैलिस्टो जुपिटर का, आईओ ये भी जुपिटर का, और 5वें नंबर पे आता है हमारा मून अर्थ का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मून का पूछा जाता है कि कौन से नंबर पे है, वो 5th नंबर पे है, 5th रैंक है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसकी हैं, सबसे बड़ी किसकी सैटेलाइट है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम अगली क्लास में कुछ सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।